आज हम लोग ग्लैंड के विषय में हम लोग वीडियो देखेंगे और ग्लैंड के विषय में यही समझेंगे ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, ये ग्लैंड के क्या क्या कार्य होते हैं, ये आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ग्लैंड ग्लैंड इस जिसको हम लोग हिंदी में ग्रंथि भी कहते हैं और ये थैलानुमा होता है। ये ग्लैंड हम लोग बॉडी के अंदर थैलानुमा होता है जिसको हम लोग ग्रंथि या ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। अब आता है प्रश्न, ये ग्लैंड कितने प्रकार का होता है। ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं जिसको एक्सोक्राइन, इंडक्राइन और मिक्स्ड, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं बहिस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब इस बहिस्रावी में कितने पार्ट होते हैं, तो बहिस्रावी होता क्या है, तो बहिस्रावी का मतलब ही हो रहा है कि जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि वही मतलब बाहर जो श्रावित होता है उसको बहिस्राविक श्राविक कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहिस्रावी का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बहिस्रावी का मतलब ये होता है कि इसमें बहिस्रावी में एंजाइम श्रावित होता है और इसमें डक्ट मतलब नली की इसमें आवश्यकता होती है। फिर ये इसमें ब्लड, यहाँ लिखा हूं मैं ब्लड, इसमें ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं होता है जो ये बहिस्रावी में होता है। अब बहिस्रावी में ये पोर्शन पाए जाते हैं। फिर अंतःस्रावी किसे कहेंगे, तो इसमें अंतःस्रावी में क्या होगा, हार्मोन आएंगे जिसमें इनमें डक्ट या नली की आवश्यकता होती है नहीं होती है। इसमें अब इसमें इसकी जरूरत नहीं होगी, इसमें ब्लड रहेंगे, ब्लड से कनेक्शन इसमें रहेगा। फिर मिक्स्ड ग्रंथि उसे कहते हैं या मिश्रित स्रावित उसे कहते हैं कि एंजाइम और हार्मोन दोनों से मिलकर ही इस मिश्रित ग्रंथि का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा ज्यादा होगा इसलिए हम जो इसको कट करके समझेंगे, जिसमें आपको मैं इस बहिस्रावी ग्रंथि के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी मैं दूंगा। चलिए हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि के विषय में हम लोग पूरी जानकारी हासिल करते हैं। कौन कौन से बहिस्रावी भागों में आते हैं, बहिस्रावी में कौन कौन से भाग आते हैं उसको हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं, जिसको हम लोग एक्सोक्रीम ग्लैंड्स कहते हैं, जिसको हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इस बहिस्रावी ग्रंथि में पहला आता है सर्कुमेन ग्लैंड्स, जिसमें कान हम लोग का आता है। अब कान में मोम का निर्माण होता है। मोम मतलब जो हम लोग कहते हैं कि अरे कानवा में क्या बार बार खून, जो लोग बार बार खोट को बार बार निकालते हैं तो उसमें इसमें जो है ये सर्कुलम ग्लैंड बार बार निर्माणित होता है, इसलिए बार बार कान को कभी खुजली भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कि मोम का जो निर्माण हो रहा है किसी नली की जरूरत पड़ती है, किसी ब्लड की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। इस तरह इस मोम का निर्माण हम लोग कान में इस सर्कुलम मेन ग्लैंड के द्वारा निर्माणित हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरा, ये लेक्राइमल ग्लैंड। ये लेक्राइमल ग्लैंड जो है हम लोग को आंखों में पाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर फिगर में बनाया हूँ और यहाँ 2 और 3 में मैंने लिखा है। इसमें है क्या कि आंख में जो है ये होते हैं जो आंसू के रूप में पंक्टम स्टोर के रूप में ये काम करते हैं। अब पंक्टम स्टोर में ही ये आप हमारा जो है आंसू इसमें इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद ये स्रावित होते रहते हैं समय समय पर। या छोटे छोटे बच्चे जो हमेशा रोते रहते हैं तो ये पंक्टम स्टोर में ही आंसू इकट्ठे होते हैं और यहीं से आंसू जो है बार बार स्रावित होते रहते हैं। जिसमें इस आंखों में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा ही जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं इस बैक्टीरियों की लाइसोजाइम एंजाइम मारने का काम करता रहता है, बाहर से करता रहता है। लेकिन थोड़ा सा और जानकारी करते हैं, जिसमें देखिए दूसरा जो है मैं लिखा हूं मतलब लेक्राइमल ग्लैंड। ये लेक्राइमल ग्लैंड जो है हम लोग के आंखों के ऊपर पाए जाते हैं, इधर उधर ये आंखों के ऊपर पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, जो आंख में यहाँ से स्रावित होता है और जिसमें ब्लड वहां से भी नहीं स्रावित हो रहा है, ब्लड से भी कहीं नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग जो है ये बहिस्रावी ग्रंथि मानते हैं। फिर ये तीसरा मैंने स्टेप लिखा है, तीसरा जो है मियोबियम ग्लैंड कहा जाता है। मियोबियम ग्लैंड जो तीसरा जो आंखों के निचले पोर्शन में पाया जाता है, निचला पोर्शन, ये निचले पोर्शन को जो है मियोबियम ग्लैंड इसमें पाया जाता है। अब पंक्टम स्टोर किधर है, पंक्टम स्टोर इधर मैंने एक फिगर में बनाया यहाँ पर,
ये देखिए यहाँ पे, जिसको मायोबियन ग्लैंड, ये कुछ पोर्शन यहाँ भी पाया जाता है, जिसमें मायोबियन ग्लैंड जैसे कभी होता क्या है कि मायो पंक्टम स्टोर हो गया कि यहाँ से जो है बहुत से जो है जल इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद समय समय पर जैसा होता है उस तरह जो है पानी स्रावित होता रहता है, जिसको हम कहते हैं कि आंसू निकल रहा है ना। अब होता क्या है कि इसमें म्यूबियन ग्लैंड, जिसमें सुबह सुबह, तो सुबह सुबह जो है हम लोग एक ऐसे काटते हैं कीचड़ को, जिसको हम लोग आंखों से काटते हैं इधर साइड में, तो साइड वाला पोर्शन ये म्यूबियन, ये भी ग्लैंड ही है, जिसकी वजह से यहाँ भी जो कीचड़ नुमा मोम निकलता रहता है, मतलब यहाँ भी किसी ब्लड की आवश्यकता नहीं है। इस तरह ये कीचड़ आंखों से जो है आंसू कीचड़ निकलते रहते हैं, जो आपकी वही स्रावी ग्रंथि में ही आएंगे। फिर अगला देखते हैं स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वेद ग्रंथि, जिसमें से पसीना, कभी कभी जो है पसीना हम लोग बॉडी से आता है, तो ये ब्लड से निकल रहा है क्या? ब्लड इसमें है क्या? नहीं है। ये जितनी भी पसीने का निर्माण या पसीने का जो पसीना निकलता है बॉडी से, वो सब आप और हमारा स्वीट ग्लैंड के द्वारा ही बाहर निकलते रहते हैं, जो जिसमें ब्लड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये भी बड़ा हिस्सा भी में आएंगे। फिर सेबेसियस ग्लैंड, जिसको हम तैलीय ग्रंथि कहते हैं, ये सीबम का निर्माण, मतलब जैसे कभी कभी देखते हैं कि अरे ये लोग करते क्या है, जैसे कभी कभी आंखों से जो है आंसू आता है, तो यहाँ तक जो है, अब जब आदमी रोता है तो रोते वक्त फिर आंख नाक को भी पोंछना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आंसू निकलना शुरू होंगे तो नाक से भी पसीना, मतलब नाक से भी जो है, और नाक से जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है, मतलब आंख से पानी तो नाक से भी पानी, और लोग काच काच फेंकना शुरू कर देते हैं। मतलब रोते वक्त ये इसमें कोई किसी ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ये छनना शुरू हो जाते हैं। जब आंसू ग्रंथि स्टार्ट, तो नाक के भी आंसू ग्रंथि स्टार्ट, मतलब नाक से भी तेलीय ग्रंथि जो है, मतलब जो जिसको हम श्लेष्म कहते हैं, श्लेष्म और पसीने जो निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह जो है ये वही स्रावी ग्रंथियां जो है वर्क करती हैं। कुछ आगे हम लोग और भी इसको समझते हैं। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे जिसमें ये जो है आपका बहिस्रावी ग्रंथि में और कौन कौन से बहिस्रावी ग्रंथियां में पाई जाती हैं, जिसमें आपको मैं लिखा हूँ सेलेवरी, मतलब लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथि हम जानते हैं कि हम लोग को मुख में पाया जाता है, जिसमें मुख में जो है मुख्यतः 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, जो इसमें हम लोग पूर्ण रूप से विषय में डिस्कस नहीं करेंगे। लार ग्रंथियों के विषय में अलग से लार ग्रंथियों का वीडियो बना दिया जाएगा। तो लार ग्रंथियां भी 3 होती हैं, जो ब्लड से कनेक्टेड नहीं होती है, मुख में लार आते रहते हैं। आगे चलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम लोग जठर ग्रंथियां भी कहते हैं। अब इस जठर ग्रंथियों से 3 एंजाइम निकलते हैं, पाचक एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिक। अब ये इसमें रेनिन जानते हैं कि दूध का पाचन करता है, और आपका पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और एंजाइम भी एक प्रकार का पाचक रस है। लेकिन अब इन तीनों में से कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न होती है, तो हम आपके जो है पेट में गैस भरना शुरू हो जाता है, और हम लोग कहते हैं अरे कितना गैस हो गया है ना। तो ये आपका जो है जठर ग्रंथियां डिस्टर्ब जब होती है, तब इसमें भी कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। इस तरह जो है ये आपका वही स्रावी ग्रंथि में ही आते हैं, जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगला है म्यूकस ग्लैंड, जिसमें ये म्यूकस का निर्माण करते हैं। ठीक है, म्यूकस का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग जो है ये म्यूकस, ये बाथरूम वाथरूम वाले पोर्शन में भी म्यूकस का निर्माण वहाँ हो जाता है, और इस तरह म्यूकस ग्लैंड का भी इस तरह निर्माण हो जाते हैं। ठीक है, आगे जो है लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर से क्या क्या जो है स्रावित होता है, क्या बनता है, वो समझेंगे। तो लीवर को हम लोग जो है उर्दू भाषा में जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहा जाता है, जिसको हेपेटिक कोशिका से इसका निर्माण होता है, और इसमें कूपर कोशिका भी होती है, कूपर सेल भी होता है। तो ये हेपेटिक कोशिका से जिगर का निर्माण होता है। और जिगर में ये जो है, जिगर को सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है, कि बॉडी का सबसे बड़ा सेल आपका जिगर ही होता है। जो इसकी विशेषता होती है कि ये क्षतिग्रस्त अंगों का स्वतः ही निर्माण कर लेता है। जैसे अपवाद स्वरूप मान लो लीवर में कहीं जो चोट लग जाए, लीवर में कहीं कोई चाकू घोंप दे, तो लीवर स्वतः ही अपने आप ही निर्माणित घाव को सही कर लेता है। इस तरह इसकी भूमिका होती है।
ये इसमें जो है ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन और एल्बुमिन का भी निर्माण इस लीवर से ही होता है। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये ब्लड को थक्का जमाने काम करता है, जबकि हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को लिक्विड बनाए रखने का काम करता है, हिपेरिन। उसी तरह एल्बुमिन का भी निर्माण इस यकृत से होता है। बिलिरुबिन का निर्माण, जो बिलिरुबिन का क्या निर्माण होता है, जैसे हम लोग बाथरूम करते हैं तो बाथरूम में होता क्या है, तो बाथरूम में करते वक्त उस बाथरूम जो निकलता है पीला टाइप का निकलता है, तो बिलिरुबिन बॉडी में हल्का फुल्का निकलते रहते हैं कि बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पीला किसके लिए बिलिरुबिन करने के लिए है, बाथरूम को पीला करने के लिए थोड़ा बहुत निकलता रहता है। लेकिन ये बिलिरुबिन जब अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाए तो पूरा शरीर जो है पीला पीला होने लगता है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फिर आँखियों के पियर होने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि पियरी हो गया है। तो पियरी जो है इस बिलिरुबिन का अधिक मात्रा होने के कारण पीलापन बॉडी में या यकृत डैमेज, मतलब यकृत जो है वर्क करना ढंग से काम करना बंद कर दे तब ये होता है। तो बिलिरुबिन का विस्राव अधिक होने लगता है जिसकी वजह से पियरी रोग पकड़ लेता है। अब उसी तरह में यो अमोनिया का भी निर्माण करता है जिससे यूरिया बनता है जो मूत्र का हम लोग उत्सर्जन करते हैं। फिर ग्लूकोज और जो ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, और बॉडी में ग्लूकोज की भी मात्रा निकलती है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता रहता है जो यकृत ही करता है। फिर बिलीवर्डिंग का भी निर्माण इस आपका यकृत के द्वारा ही होता है, जो पीत को हरा बनाने में भूमिका दिए हमारे पिता से है। इस पीत को जो है हरे वर्ण देने के लिए आपका बिलीवर्डिंग का जो है निर्माण ये पीत को हरा बनाने में किया जाता है, जो बिलीवर्डिंग इस यकृत से ही बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट से जो है फैट्स की मात्रा बनती है जो लीवर से ही बनता है। जैसे आप लोग किसी गरीब लोगों को देखे होंगे बस रोटी नून या रोटी अचार रोटी जो है चटनी खाते रहते हैं फिर भी मोटे और तगड़े रहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट हम जितना खाएंगे उतनी ही फैट्स की मात्रा बनेगी, और फैट्स की मात्रा बनती रहेगी और बनाने का काम आपका यकृत ही करता रहेगा। लेकिन ये फैट्स उस दिन का आपको नुकसानदायक होगा जब फैट्स होते होते आप हमारे बॉडी में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है मात्रा बढ़ जाएगी, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो फिर अब हम लोग के लिए जो है भारीपन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो फैट्स की मात्रा बढ़ेगी, और फैट्स की मात्रा रहेगी खूब मोटे ताजा हम होते जाएंगे, लेकिन फिर कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा जब हो जाएगी तो हम लोग के लिए जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण आपका जो है ये लीवर ही करता है। इसलिए जितना कार्बोहाइड्रेट खाइए लेकिन कार्बोहाइड्रेट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए, मतलब कुछ कार्य करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। फिर भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के द्वारा ही होता है। मतलब जैसे भ्रूणीय अवस्था मतलब जैसे गर्भ में बच्चे होते हैं, अब गर्भ में जो है जब बच्चे रहते हैं तो फिर वहां ब्लड का निर्माण किसके द्वारा होता है, इस लीवर मतलब यकृत में ही इस आरबीसी का निर्माण होता है, जिसको मीसोडर्म हम लोग कहते हैं। इस मीसोडर्म में ही इस भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का निर्माण करता रहता है, ठीक है। लेकिन इस कहा जाता है कि ये इस लीवर को जहर या शराब से ज्यादा नुकसान होता है, मतलब ये नष्ट हो जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कोई जहर खाया था, हल्का फुल्का जहर खाया है तो कुछ कोशिकाएं कुपर कोशिकाएं नष्ट होती हैं, लेकिन ज्यादा उसी को खा लिया जाए तो कुपर कोशिकाएं ज्यादा नष्ट होती है, यहाँ तक उनका लीवरों भी नष्ट। जब लीवर जब डैमेज हो जाएगा तो फिर वहाँ व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। या अधिक शराब सेवन करने वालों को भी ये कुपर कोशिकाएं ही सेल ही क्या होते हैं, डैमेज होती है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा, है ना। ज्यादा जो है सेवन कर लिया जाए तो फिर कुपर कोशिकाएं इसका डैमेज होती है और लीवर वर्क करना बंद कर देता है, फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आप जहां से भी कहीं से भी मेरे वीडियो देख रहे हो जरूर कमेंट करें कि आप कहां से बोल रहे हो, ठीक है, देख रहे हो मेरे वीडियो और पसंद आया मेरे वीडियो तो जरूर मेरे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लाइक तो जरूर मेरा बनता है। थैंक यू।